हेलो, आप सुन रहे हैं द वायर। कोरोना वायरस पैंडेमिक के डेली अपडेट्स के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे बिहार। आपको सुनाएंगे बिहार राज्य से पत्रकार उमेश कुमार रे की आवाज, जो हमें बताएंगे कि राज्य की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस बीमारी को रोकने में लगे हैं। इन वीडियोस के पिछले अंक में हमने आपको सुनाया था कि तेलंगाना राज्य का कैसा है हाल। देश के सभी राज्यों में से बिहार और तेलंगाना में सबसे कम कोविड-19 की टेस्टिंग करी जा रही है और इन दोनों राज्यों में इन्फेक्शन का पॉजिटिविटी रेट सबसे अधिक है। पॉजिटिविटी रेट अधिक होने का ये मतलब है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से इस राज्य में फैल रहा है। फिलहाल बिहार में 1 लाख लोगों की आबादी के लिए सरकार 316 कोविड टेस्ट कर रही है, जबकि देश के बाकी राज्यों से इस आंकड़े की तुलना की जाए तो ये सबसे कम टेस्टिंग मानी जाएगी। लेटेस्ट सरकारी आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि इस राज्य में 26,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। लगभग 170 के करीब लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और रिकवरीज लगभग 16,000 के करीब हैं। कल से आज के बीच में बिहार में लगभग 1,600 नए मामले पाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट जर्नल के अनुसार भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सबसे ज़्यादा वल्नरेबल राज्य बताए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में संक्रमण और मौतों का खतरा सबसे ज़्यादा है और इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक इफेक्ट्स हैं जो पैंडेमिक के, वो भी सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। मैं इस पॉडकास्ट में उमेश कुमार रे जी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और सबसे पहले उमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या है कारण टेस्टिंग कम होने के, जबकि हम जानते हैं कि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर राज्य वापस पहुंचे हैं। तो क्या सरकार के पास साधन नहीं है, इच्छा नहीं है, या सरकार के पास टेस्टिंग किट्स नहीं पहुंच रही हैं? जी, देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब बिहार में जब पहला मामला सामने आया था 22 मार्च को, तो उस वक़्त 30-40 सैंपल्स टेस्ट होते थे। उसके बाद जब प्रवासियों का आना शुरू हुआ, तो उनमें टेस्ट बढ़ा के सरकार ने 1000, 1500, 2000 तक किया। लेकिन वो उस हिसाब से बहुत कम था जितना होना चाहिए था। जिस जिस रफ्तार से लोग आ रहे थे बाहर से और उनमें जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस निकल रहे थे, अगर हम थोड़ा-सा आंकड़ा अगर हम देखें 2 जून का अगर आंकड़ा आप देखेंगे, तो उसमें जितने बिहार में पॉजिटिव केसेस सामने आए थे कोविड के, उसमें 70% जो केसेस थे वो माइग्रेंट वर्कर्स से आए थे। तो ये रेशियो था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो 1 जून के बाद उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, माइग्रेंट जो वर्कर हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्वारंटीन सेंटर 15 जून तक बंद कर देने का आदेश हुआ और कहा गया कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो घर में रहेंगे। अब इसमें हुआ क्या कि जब वो क्वारंटीन सेंटर बंद हुआ, रजिस्ट्रेशन बंद हुआ, तो सरकार को खुद भी पता नहीं चला कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। कोई निगरानी नहीं थी, तो क्या हुआ, वो लोग एक सोसाइटी में रहने लगे, लोगों से मिलने-जुलने लगे, जिसकी वजह से संक्रमण एक बहुत तेज़ी से फैला। एक बात। अब जब टेस्टिंग की अगर आप बात करें तो बिहार सरकार ने एक शुरू में जब प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार की एक मीटिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इतने पीपीई माँगे पर सरकार ने इतने दिए, हमने इतने मास्क माँगे, इस सरकार ने इतने मास्क दिए। उनका ये कहने का मतलब ये था कि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद भी प्रेस रिलीज़ जारी करके ये बताने का मकसद ये था कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें बहुत मदद नहीं मिल रही है। जिस तरह के ऑक्सीजन के डिमांड थे, वो वेंटिलेशन के, वो नहीं मिल रहे थे। तो एक लंबा प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी करके पब्लिक कर दिया था कि ये चीज़ें उन्होंने इतना माँगा था और इतना मिला है। तो जिससे एक ये संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार से उस तरह की मदद सरकार को, बिहार सरकार को नहीं मिल रही थी। तो जिसकी वजह से टेस्ट बहुत कम होते थे। दूसरी बात ये थी कि जो टेस्ट कम होने का मतलब है कि पॉजिटिव केसेस कम निकलेंगे। तो ये भी एक वजह है कि 2 तरफ़ा वजह है। एक तो सरकार की तरफ से बहुत मदद बहुत कम मिली और दूसरा कि सरकार ने भी एक कोताही बरती टेस्ट करने में। अगर अगर आप हाँ, बोलिए।
वही तो क्या प्रवासी मज़दूरों का राज्य वापस आना ही फिर सबसे बड़ा कारण है या एडमिनिस्ट्रेशन के की ने जो बॉर्डरों पर टेस्टिंग नहीं करी और रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ये सबसे बड़ा कारण माना जाए? दोनों चीज़ें, एक तो ये है हुँ, कि जब बॉर्डर पे टेस्टिंग बंद हुआ 1 जून के बाद, जो हुँ, आपके जो रोडवेज़ जो थे, जो एक बिहार से सटे हुए कम से कम 9 ज़िले हैं जो दूसरे राज्यों से मिलते हैं। तो हुँ, वहाँ के जो रास्ते थे, वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने एक कैंप बना के रखा था, जहाँ पे हुँ, रोडवेज़ से आने वाले लोगों को वहाँ पे रोक के स्क्रीनिंग होती थी, फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता था। और उसके हुँ, बाद ट्रेन में जो था रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, तो उसमें ट्रेन में रजिस्ट्रेशन होने पर क्या होता था कि सरकार को पता रहता था कि किस ज़िले का कितना आदमी है। तो वो उस हुँ, हिसाब से स्टेशन पर बस लगा देती थी और बस से उनको ले जाकर क्वारंटीन सेंटर में डाल देती थी। हुँ, 1 जून के बाद क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन बंद हो गया हुँ, और जो रोड पे जो मतलब जो सरकारों ने जो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो कैंप बनाए थे, जो हुँ, सीमा के क्षेत्रों में, वो भी कैंप बंद कर दिए गए। तो एक फ्री मूवमेंट हो गया। जो माइग्रेंट था उनका फ्री मूवमेंट हो गया और वो आते थे, और तो एक तो ये रही कि जो उनकी निगरानी सरकार ने बंद कर दी। हुँ, दूसरी बात ये कि एक जो कर सकते थे कि टेस्टिंग बढ़ा के, तो हुँ, टेस्टिंग भी सरकार ने काफ़ी कम रखा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब माइग्रेंट आ भी रहे थे, तो उस वक़्त एक नियम हुँ, बनता था, फिर 15-20 दिन बाद वो नियम बदल जाता था। जैसे कि हुँ, शुरुआत में ये नियम बना कि जो रेड ज़ोन से जो भी लोग आ रहे हैं, सबकी हुँ, टेस्टिंग होगी। हुँ, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद सरकार ने नियम बदल के ये कर दिया कि जो 11 शहरों से जो लोग आ रहे हैं, उन्हीं की हुँ, टेस्टिंग होगी। तो ये 2 नियम तो उस दौरान ही रहे जब क्वारंटीन सेंटर काम कर रहे थे। जब क्वारंटीन सेंटर हुँ, बंद हुआ तो एक नियम आ गया कि उसमें एक हुँ, पूल 1, पूल 2, पूल 3 कर दिया गया कि पूल 1 में वो लोग होंगे जो बाहर से आए हैं, उनकी जाँच होगी। पूल 2 में वो आएँगे जो उनके हुँ, फैमिली वाले हैं, उनकी जाँच होगी। पूल 3 में एक रैंडम जाँच होगी कि जो सब्जी वाले हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, हुँ, परचून की दुकान वाले हैं, इन सब की जाँच हुँ, होनी है। तो अब इसमें भी है कि जो वो अगर इच्छा है उनकी तब वो जाँच करवाएँगे। सरकार हुँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। अगर वो मेरे पास आएँगे और मैं कहूँगा नहीं मुझे जाँच नहीं करवाना है, तो वो जाँच नहीं करेंगे हुँ, मेरी। लेकिन जब क्वारंटीन सेंटर था तो वो बाध्यता थी, क्योंकि आप क्वारंटीन सेंटर में हैं, तो सरकार अगर जाँच करना चाहती है तो आपको करवाना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि जो क्वारंटीन सेंटर जब चल रहे थे, तो होता ये था कि जो अगर कोई कोविड पॉजिटिव केस भी अगर आ रहा है, क्वारंटीन सेंटर में अगर है, तो उसका संक्रमण का जो दायरा था वो क्वारंटीन सेंटर के भीतर था। हुँ, जो 100 डेढ़ 100 लोग रह रहे हैं, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती थी, वहाँ पे अधिकारी होते थे। लेकिन जब वो क्वारंटीन सेंटर बंद हो गया, तो अगर कोई पॉजिटिव आदमी आ रहा है, तो वो सोसाइटी में रह रहा है, तो वो काफ़ी एक बड़े स्केल पे संक्रमित कर रहा है लोगों को। हुँ, इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं कि पटना में एक शादी हुई थी कुछ दिनों पहले। हुँ, उसमें वो दूल्हे की डेथ हो गई और बाद में जब उसके संपर्क में आए लोगों का टेस्ट शुरू हुआ, तो कम से कम 100 लोगों से 100 लोगों में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले थे। हुँ, तो इस तरीके की भी चीज़ें, मतलब दोनों आप कह सकते हो कि दोनों तरफ से होता है। एक तो सरकार ने टेस्टिंग कम करी, तो टेस्ट एक हुँ, टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा करना था तब सरकार ने कम किया। हुँ, अगर उस हुँ, वक़्त ज़्यादा किया रहता, ज़्यादा टेस्ट होते तो क्या होता, जो केसेस जो डिटेक्ट हो जाते, जो एसिम्प्टोमेटिक भी होते तो वो डिटेक्ट हो जाते। जिस तरह से अब हुँ, देख रहे थे टेस्ट बढ़ते ही स्पाइक कर हुँ, गया है केसेस में। हुँ, पिछले 10 दिन में अगर देखें कि जो इस तरह के टेस्ट का आंकड़ा बढ़ा है, तो 46% जो टोटल जो हुँ, बिहार में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी जो है आज के डेट में जो जो डेटा आया है, हुँ, 26,000 समथिंग 26,379 जो है, हुँ। उसमें 46% केसेस पिछले 10 दिन में बढ़े हैं, मतलब 10 जुलाई हुँ। से 19 जुलाई के बीच में। तो ऐसी स्थिति में फिर अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जाए? क्योंकि बॉर्डरों पर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और अब हमें ये भी नहीं पता है कि ये क्वारंटीन सेंटरों में भी अब इतने लोग नहीं हैं, नहीं, तो नहीं, क्वारंटीन कैसे सेंटर नहीं है। अभी अभी ट्रेसिंग का क्या है कि जो अभी जो कर रही है सरकार, ये जो पूल 1, पूल 2, पूल 3 है। पूल 1 जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वैसे तो कोई रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। बट एक चीज़ जो ये लोग कर रहे हैं कि जो मुखिया और जो आशा वर्कर हैं, वार्ड मेंबर्स हैं,
उनको ये लोग कहते हैं कि भाई आपके क्षेत्र में अगर कोई आया है तो आप उनकी सूचना हमें दीजिए, उनको तैयार करिए कि वो टेस्ट करवाएं। मैंने कम से कम 10 मुखिया से बात की अलग अलग जिलों में, मतलब करीब 5-6 जिलों में, तो उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई निर्देश नहीं है कि जो माइग्रेंट अगर आ रहे हैं तो उनका कोई रजिस्टर मेंटेन करना है। तो ये एक तो अपना म्यूनिसिपैलिटी वार्ड लेवल पर अपना आशा लेवल वर्कर के पास फिर अब सबसे ज़्यादा बोझ है इसको अब सँभालने का। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अभी उनको कहा गया है कि जो आप उनके बारे में जानकारी रखिए और हमें बताइए। लेकिन यहाँ पे अब बात ये है कि जो बहुत सारे मुखिया ने तो कहा कि उनको ऑर्डर मिला है, पर बहुत हुँ, सारे मुखिया ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं कहा गया है। और वो जो है सो हुँ, स्वविवेक से लोगों को समझाते हैं कि आप जो है हुँ, सो होम क्वारंटाइन में रहिए 14 दिन का, उसको मेंटेन करिए। हुँ, पर हुँ, मतलब ये ऑर्डर भी बहुत बहुत साफ नहीं है, मतलब बहुत सारे मुखिया हुँ, कहते हैं कि हुँ। हाँ कुछ कहा गया है, बहुत सारे मुखिया ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कहा गया है। तो ये नीति जो है सरकार की, सरकार को कोई फटकार लगा रहा है या उनकी नीतियों का कहीं ग्राउंड पे हमें विरोध दिख रहा है? देखिए इस बहुत ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा जो अपोजिशन पार्टी है वो आरजेडी है, हुँ, थोड़ा बहुत लोजपा भी सवाल उठा रही है, जो हुँ, एनडीए का जो एक अलायंस पार्टनर है। हुँ, आरजेडी एक्टिव है, बट जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत एक्टिविटीज़ नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे। हुँ, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, हुँ, जैसे कल कल कोरोना को मार ट्रेंड करवा दिया लोगों ने। उसी हुँ, तरीके से आज एक ट्विटर ट्रेंड करवाया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो बिहार में। हुँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, बट ग्राउंड हुँ, पे जो एक प्रेशर बिल्डिंग होता है कि सिविल सोसाइटी जिस तरह की हुँ, प्रेशर बनाती है सरकारों पे, वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ। हुँ। जो आरजेडी की तरफ से जो तेजस्वी यादव भी जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये विरोध क्योंकि अब बिहार का चुनाव नज़दीक है तो ये विरोध वो इसलिए जता रहे हैं अपना? अभी जो विधानसभा चुनाव होने में भी 3-4 महीने अभी हैं, और इलेक्शन कमीशन का जो अब तक जो भी कुछ दिख रहा है इलेक्शन कमीशन का, उससे समझ में आ रहा है कि जो चुनाव वक्त पे होंगे, क्योंकि ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि जो एक बूथ पे 1000 वोटर ही वोट डालेंगे, पहले 2500 था, अभी 1000 हो गया है। तो उस हुँ, 1000 अगर वोट डाला जाए एक बूथ पे तो कितने अतिरिक्त बूथ की जरूरत पड़ेगी एक एक ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को ये ऑर्डर दिया गया है, तो जिससे ये हुँ, माना जा रहा है कि जो चुनाव वक्त पे होंगे। तो अभी जो आरजेडी का जो दिख रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है, थोड़ा बहुत ग्राउंड पे भी वो लोग दिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ये एक चुनाव है, तो ये लोग कोशिश में है कि इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए। और हुँ, चूंकि बिहार में केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो और यहाँ पे एक जनमानस में भी एक गुस्सा दिख रहा है, जो हुँ। सरकार है उसके प्रति उनको लग रहा है कि जो सरकार बहुत कुछ नहीं कर पा रही है उनके लिए। तो जाहिर तौर पे वो बिल्कुल ये उसकी बात नहीं है कि जो वो इसका एक चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। और ये भी खबर मैंने पढ़ी कि जो संक्रमित लोग हैं, उनके लिए भी वोट डालने की तैयारी करी जा रही है। क्या ये सही है और ये कैसे सोचा जा रहा है ये? अभी ये तीन चीज़ें हैं इसमें, अभी तक जो सामने आया है उसमें ये है कि जो संक्रमित लोग हैं और जो सस्पेक्टेड हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो 65 साल के ऊपर है, उनको पोस्टल बैलेट से वोटिंग का जो है सो उनको विकल्प रहेगा, वो पोस्टल बैलेट से हुँ, वोट कर सकेंगे। जो बाकी जो लोग हैं वो बूथ पे जाके वोट डालेंगे। तो अभी हुँ, तक का ये नियम है। अब इसमें है कि जो सस्पेक्टेड, अब चुनाव आयोग किसको मानेगा ये भी एक सवाल है। हुँ, क्योंकि हुँ, सस्पेक्टेड, क्योंकि अगर एक कंटेनमेंट जोन बन जाता है, अगर एक हुँ, केस आता है तो उसके 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। तो हुँ, अगर वैसा होता है तो क्या उसमें सारे कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों को सस्पेक्ट माना जाएगा या क्या होगा, हुँ, इस पर थोड़ा सा अभी अस्पष्टता अभी आनी बाकी है। लेकिन मोटा हुँ, मोटी जो अभी है वो ये है कि जो संक्रमित जो लोग हैं और जो सस्पेक्टेड हैं, संदिग्ध जो हैं हुँ, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट पे वोटिंग का जो है सो व्यवस्था अभी अभी जो चल रही है उसमें। हुँ।
और उमेश जी, अपना बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो हमेशा से लेख लिखे गए हैं और इस बारे में बात करी गई है कि वहाँ मजबूत नहीं है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आने वाले दिनों में बेड और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी की स्थिति कैसी दिखती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, एक तो कुछ कुछ डेटा मैं शेयर कर दे रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी में कि अभी बिहार में जो है जो मौजूदा जो हालात है उसमें जो करीब 43,788 लोगों पे एक डॉक्टर है। और अगर हम बेड की बात करें तो मतलब एक बेड पे मतलब जो 8,645 लोगों पर एक बेड है हॉस्पिटल में। तो ये मोटा मोटी ये है जो जो बताता है कि जो बिहार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। जबकि WHO का जो है कि जो 1,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बिहार में बेड्स की बहुत कमी है। अभी जो 4 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड हॉस्पिटल, तो वहाँ पे लगभग जो है सो बहुत करीब 2800 से 2900 बेड्स हैं। और उसमें अभी बहुत बेड की जो संख्या है, चूँकि पेशेंट बढ़ रहे हैं और होम आइसोलेशन पे भी बहुत कम लोग जा रहे हैं। अगर यहाँ पे होम आइसोलेशन सिर्फ 50% लोग होम आइसोलेशन जाना चाह रहे हैं। जो जो कोविड के जो जितने पेशेंट आ रहे हैं उसमें 50% ही होम आइसोलेशन पे जाना चाहते हैं, यानी कि बाकी जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में जाने के इच्छुक हैं। अगर अगर आप उस हिसाब से अगर देखेंगे 26,000 केसेस हैं तो उसमें से कम अगर 15,000 मान लीजिए कि 12,000 लोग होंगे जो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। बट उसके कंपैरिजन में बेड्स अगर देखें तो 2800 से 2900 बेड हैं। तो इसके लिए सर तो इस हिसाब से देखें तो बेड बहुत कम है। तो इसके लिए सरकार 2-3 चीज़ें करने जा रही है। एक तो ये कि उसने जो 6 मेडिकल कॉलेज है बिहार में, उनको कहा है कि जो 1-1 100 बेड जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड बेड रखते हैं। अच्छा। इसके अलावा ये लोग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया जो 20% बेड्स जो है वो लोग कोविड पेशेंट के लिए रखें। तो ये 2 चीज़ें कर रहे हैं। और कुछ स्कूल्स में भी इस तरह के आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात है। तो फिलहाल जो है वो लोग यही 2-3 चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि हमारे सुनने वालों को ये चर्चा अच्छी लगी हो। हम एक बार फिर हाजिर होंगे कोरोना वायरस के अपडेट्स लेकर। तब तक सुनते रहें और देखते रहें और पढ़ते रहें द वायर।